हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 साइंस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका हमने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया था। तो जिन बच्चों के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं वो इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा प्लेलिस्ट में भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक में, तो उस प्लेलिस्ट को ज़रूर करिएगा, साइंस की भी मैथ्स की भी, तो आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका सेक्शन बी करेंगे। तो सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे, तो वो आप प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर लेना। आज हम इसका सेक्शन बी करेंगे। तो इन क्वेश्चंस की आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, और फॉर्मूले वगैरह, यूनिट्स वगैरह ये आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। स्टेट एंड डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ पावर। पावर की यूनिट पूछी है और उसको डिफाइन करने को बोला है। तो देखिए पावर क्या होता है, पावर का फॉर्मूला तो सबको ही आता होगा। फिजिक्स में पावर क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम। तो ये फॉर्मूला याद रखना, वर्क अपॉन टाइम होता है। पावर की यूनिट जो होती है एसआई, वो वॉट होती है। तो पावर की यूनिट अगर वॉट है, और वर्क की तो सबको पता है जूल होती है, और टाइम की सेकंड होती है। तो 1 वॉट किसके बराबर है, 1 जूल पर सेकंड। तो ये रिलेशन भी याद रखेंगे, 1 वॉट इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। अब आपको वॉट को डिफाइन करने को बोला था, पावर की यूनिट को डिफाइन करने को बोला है। तो 1 वॉट क्या है, 1 वॉट पावर है। 1 वॉट क्या है, एक पावर है जो क्या है, यहाँ से देखो डेफिनेशन में, 1 वॉट क्या है, पावर है ऑफ ए बॉडी विच डज वर्क कितना, 1 जूल एट द रेट ऑफ 1 सेकेंड। ठीक है, तो 1 वॉट एक पावर है किसकी, बॉडी की, जो वर्क कर सकती है 1 जूल पर सेकेंड के रेट से। ठीक है, क्योंकि 1 जूल और 1 सेकेंड ही तो 1 वॉट बना रहा है ना, तो इसी को हमने डेफिनेशन में लिख दिया। ठीक है, इसके बाद इस क्वेश्चन का आपको सेकेंड पार्ट बोला था। अ पर्सन कैरिंग 10 ब्रिक्स ईच ऑफ मास 2.5 kg ऑन हिज हेड मूव टू अ हाइट 20 मीटर इन 50 सेकेंड। आपको पावर कैलकुलेट करनी थी, ब्रिक को कैरी करने में उसने कितनी पावर यूज़ की। तो देखो पावर का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है ना। अब वर्क का फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए। वर्क के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। एक वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। एक वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मास इनटू एक्सलेशन। अगर हाइट में जा रहे हो तो एक्सलेशन की जगह जी रख देते हैं, और एच। तो वर्क का फॉर्मूला ये भी हो सकता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या वर्क का फॉर्मूला ये भी हो सकता है mgh। तो अगर हाइट की बात कर रहे हैं तो आप वर्क का फॉर्मूला mgh लेना, अदरवाइज फोर्स दे रखा है तो आप वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लेना। ठीक है, उसके अलावा वर्क एक्चुअल में एनर्जी भी होता है। तो आप पावर के फॉर्मूले में वर्क की जगह एनर्जी भी लिख सकते हो। एनर्जी अपॉन टाइम भी पावर होता है। ठीक है, वर्क एनर्जी तो होती है, तो पावर वर्क अपॉन टाइम भी है और एनर्जी अपॉन टाइम भी है। तो वर्क का फॉर्मूला एफ इंटू एस, या वर्क का फॉर्मूला mgh। और ये आपको पता है ना, mgh पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। हाइट के कारण जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन में दिया क्या है। एक तो आपको मास दिया है ब्रिक का 2.5 kg, और ब्रिक्स के नंबर दिए हैं, और हाइट दी है, और टाइम दिया है। तो हाइट मीटर में, और टाइम सेकंड में, और मास केजी में। तो सारी चीज़ें एसआई यूनिट में। अगर एसआई यूनिट में नहीं होती, मान लो ये ग्राम में होता तो इसको केजी में बदलो, ये मीटर में नहीं होता, सेंटीमीटर में होता तो इसको मीटर में बदलो, ये सेकंड में बदलो। यानी सब चीज़ें एसआई यूनिट में होनी चाहिए, तभी फॉर्मूले में रखी जाती है। अब आपको 10 ब्रिक को उठाने में पूछा कितना पावर लगेगी। तो पावर क्या है, वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क निकालना पड़ेगा mgh करके, क्योंकि हाइट में जा रहा है ना वो। तो एम मास कैसे निकालोगे, एक ब्रिक का मास है 2.5 kg, कितनी ब्रिक्स उठाई है 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी कि टोटल ब्रिक का मास कितना आ जाएगा 25 kg। हाइट कितने में दी है 20 मीटर, और टाइम दिया 50 सेकेंड। सारी की सारी चीज़ें एसआई यूनिट में है, तो हम फॉर्मूले में रख लेंगे। वर्क की जगह लिख देंगे mgh, और टाइम, पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, तो टाइम भी लिखेंगे ना यहाँ पे। एम मास कितना है ब्रिक्स का, एक ब्रिक का मतलब ना टोटल जितनी ब्रिक्स है 25। जी हाइट, जी क्या होता है, ग्रेविटी, वो जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू या तो 9.8 रखेंगे या 10 रखेंगे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में 10 दिए तो 10 रख लेना। हाइट कितनी दी हुई थी 20, और टाइम कितना दिया हुआ था 50 सेकेंड। सब चीज़ें एसआई यूनिट में, तो इसलिए कोई कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। अब इन सबको कैंसिल कर लो, 25 2 जा 2 से ये 10 पे कट जाएगा, और 10 को 10 से करोगे तो 100। और पावर या तो 100 वॉट में आएगी, क्योंकि सारी चीज़ें एसआई यूनिट में, तो 100 वॉट भी बोल सकते हो, या जूल पर सेकेंड भी बोल सकते हो। तो जूल पर सेकेंड की जगह आप चाहो तो 100 वॉट भी लिख सकते हो, क्योंकि सारी चीज़ें अगर एसआई यूनिट में है तो आंसर वॉट में आएगा या जूल पर सेकेंड में, क्योंकि वॉट और जूल पर सेकेंड सेम है ना। 1 वॉट लिख दो या 1 जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन में चॉइस वाला क्वेश्चन है।
2 बॉयज़, तो पावर आपको समझ आ गई होगी अच्छी तरह। पावर का फॉर्मूला याद रखना, पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम है या फिर एनर्जी अपॉन टाइम भी हो सकता है, ठीक है। और वर्क का फॉर्मूला मैंने बता दिया, अगर हाइट है तो mgh लेंगे, अदरवाइज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 बॉयज़ ए एंड बी जिनका वेट दिया हुआ है, एक बॉय का वेट 860 और बी का वेट 40 है। अब ये वेट तो बोला है क्वेश्चन में, लेकिन ये केजी में दिया है। अगर वेट होता तो न्यूटन में देते ना, तो वेट नहीं है ये, मास एक्चुअल में। ये 60 केजी और ये दूसरे बॉय का 40 केजी। वो एक स्टेयर केस में चढ़ रहे हैं, एक सीढ़ी में चढ़ रहे हैं, इनके पास लोड है 20 केजी ऑन देयर हेड। उनके हेड में 20 केजी का लोड है और वो स्टेयर केस पे चढ़ रहे हैं। स्टेयर केस के हर एक सीढ़ी के 10 स्टेप है और एक स्टेप की हाइट कितनी है 50, तो 10 स्टेप से तो 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगा, है ना, टोटल हाइट निकालने के लिए। तो अगर ए को क्लाइंब करने में 20 सेकेंड लग रहा है और बी 10 सेकेंड में क्लाइंब कर रहा है, यानी टाइम है, ए कितना टाइम ले रहा है 20 और बी ले रहा है 10, तो किसके पास ज़्यादा पावर है और फिर इनकी पावर का रेशो निकालना है। तो पावर अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई, वर्क अपॉन टाइम होता है ना। तो वर्क आप निकाल सकते हो क्योंकि हाइट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो mgh वाला फॉर्मूला लगाना। तो पहले आप ए की पावर ए का वर्क निकालो, फिर बी का वर्क निकालो और फिर दोनों की पावर निकालो। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले हमें मास ए का कितना दिया था 60 केजी और बी का मास दिया था 40 केजी। अब उनके पास कोई लोड है, लोड मास ऑफ लोड कितना है 20 केजी, इसके लिए भी उतना ही लोड का मास है। दोनों का वेट 60, एक का 60 और एक का 40 है और लोड कितने का है दोनों के पास 20 केजी का। तो इसके पास भी 20 केजी का और इसके पास भी 20 केजी का। यानी कि जब ये लोड लेके जा रहा होगा तो मास, जो अगर वर्क निकालूंगी तो टोटल मास लेना पड़ेगा ना इसका। ए का मास टोटल कैसे हो जाएगा, वो उसका खुद का वेट और जो उसका लोड का वेट है। तो और हाइट ऑफ स्टेयरकेस, एक की कितनी हाइट दी हुई है 50 सेंटीमीटर। ध्यान रखना ये सेंटीमीटर में है, तो मैंने आपको कहा है ना एसआई यूनिट में लेना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, तो 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 100 से क्या करोगे डिवाइड, क्योंकि फॉर्मूले में हम तभी रख सकते हैं जब सारी चीज़ें एसआई यूनिट में होगी। तो अगर सेंटीमीटर में तो मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 50 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर दो तो मीटर में आ जाता है। एक जीरो से एक जीरो है तो एक के बाद क्या लग जाता है पॉइंट, यानी कि 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 0.5 और 10 स्टेप है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हाइट कितनी चढ़नी पड़ेगी 5 मीटर की। ये हाइट हमने इसलिए निकाली है क्योंकि हमें वर्क निकालना है ना। वर्क क्या होगा, जब भी हाइट होती है तो mgh होता है और फिर वर्क की हेल्प से ही हम पावर निकालेंगे। तो मास आप सिर्फ ए का मास नहीं लोगे, उसके पास जो लोड है उसका मास प्लस कर दोगे। और जी आपको मैंने बोला है क्वेश्चन में, कुछ नहीं बोला तो 9.8, अगर बोलिए तो 10 रख दोगे। हाइट आपने ये वाली नहीं रखनी 50 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 स्टेप है ना। तो पहले तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलो एसआई यूनिट में और फिर 10 से मल्टीप्लाई करो 5 मीटर। ये वाली हाइट आप फॉर्मूले में रखोगे। अब यहाँ से mgh यानी वर्क आ जाएगा ए का वर्क आ गया 60 20 80, 80 इंटू 5 और साथ में 9.8, 80 इंटू 5 400 होता है और इंटू 9.8 करोगे। पहले 4 से मल्टीप्लाई करना 392 आएगा और फिर 2 जीरो लगा देना और फिर एक नंबर के बाद डेसिमल लगा देना। तो ये आ जाएगा 3920, लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3920 जूल वर्क है ना, तो किस में आएगा जूल में आएगा। ये वर्क किसका आया ए का 3920 जूल। सेम ऐसे ही आप बी का भी निकालोगे, बी का मास दिया है, उसके लोड का मास दिया है, तो वर्क बी का ऐसे निकालोगे mgh, इसका 40 और 20 प्लस कर दोगे 40 और 20 मास हो जाएगा ना। और जी आपका 9.8 है, हाइट आपकी 5 है, 40 20 60 प्लस करोगे और ये 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 300 और 9.8 से मल्टीप्लाई करो कैसे, 3 को पहले 9.8 से करोगे तो 3294 आएगा और 2 जीरो लग जाएगी और फिर एक डेसिमल है तो एक के बाद डेसिमल लग जाएगा, 2940 जूल आ जाएगा। पॉइंट के बाद जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका इसका वर्क आ गया। तो दोनों के हमने क्या निकाले वर्क, बट दोनों की हमें पावर निकालनी है। तो पावर एक ही निकालोगे तो वर्क अपॉन टाइम, वर्क कितना है इसका 3920 और इसका टाइम कितना दिया हुआ था, इसका टाइम जो है आपका ए का टाइम कितना दिया था 20 सेकेंड और बी का 10 सेकेंड। तो जब आप ए की पावर निकाल रहे हो, ए की पावर निकाल रहे हो अगर, तो ए का वर्क कितना आया 3920 और उसका टाइम कितना है 20 सेकेंड। तो जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से इसको डिवाइड कर देना तो 196। पावर किस में आती है वॉट में है ना, पावर ऑफ ए आ जाएगी 196। सेम ऐसे बी की पावर निकालोगे तो बी का वर्क अपॉन टाइम, बी का वर्क कितना आया था 2940 और टाइम कितना लग रहा है इसको 10 सेकेंड, जीरो से जीरो कैंसिल तो 294 वॉट। तो यानी बी की पावर ज़्यादा आ रही है ना, इन्होंने यही पूछा किसकी पावर ज़्यादा है, तो बी की पावर ज़्यादा है। तो मतलब दोनों की पावर निकालना है। पावर निकालने के लिए क्या चाहिए होता है वर्क, वर्क निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, मास दिया है, हाइट दी है, तो आप mgh वाला फॉर्मूला लगा के दोनों में
दोनों के लिए mgh का फॉर्मूला लगाओगे, दोनों का मास ध्यान रखना, उनका खुद का वेट और जो उनके पास लोड है वो उनको प्लस कर देंगे, ऐसे इसका खुद का वेट और इसको प्लस करेंगे तो वर्क आ जाएगा दोनों का, और दोनों का वर्क आ गया तो दोनों के लिए क्या निकाल लोगे, पावर निकाल लोगे। और दोनों की पावर में से किसकी पावर ज़्यादा आई है, बी की ना, क्वेश्चन में ये पूछा था किसकी पावर ज़्यादा है, तो बी की पावर ज़्यादा है ए से, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला रेशियो ऑफ पावर निकालो, पावर का रेशियो, ए की पावर अपॉन बी की पावर, ए की पावर कितनी आई 196, बी की पावर कितनी आई 294, कैंसिल कर देना, पहले 2 से कैंसिल होगा, फिर 7 से कैंसिल होगा, फिर दोबारा 7 से कैंसिल होगा, तो ये 2:3 आ जाएगा पावर। तो ये कैलकुलेशंस आपको अच्छी तरह से करनी आनी चाहिए। ये पावर का फॉर्मूला क्वेश्चन तो आएगा, क्या पता इसमें वैल्यू चेंज होके आ जाए, तो वैल्यू चेंज करना आपको कैलकुलेशन पार्ट आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता क्या है, तो इसको हम समझते हैं। तो देखिए ये क्या है, इट इज़ अ फिनोमिना जो होता है वेरी लो टेम्परेचर पे, एक फिनोमिना है जो बहुत लो टेम्परेचर पे होता है। 1995 में कार्ल वेयरमैन जो कि यूएसए के फिजिसिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, एटम्स ऑफ गैस को बहुत लो डेंसिटी पे चिल किया, ठीक है, और लोवेस्ट टेम्परेचर अचीव किया और एक नया स्टेट ऑफ मैटर बनाया, तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, यानी कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है, एक स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है, जो कैसे बनी है, लो टेम्परेचर अचीव करके बनी है, लो डेंसिटी पे, ठीक है। तो इसका मतलब समझ आ गया, ये क्या होता है, एक न्यू स्टेट ऑफ मैटर होता है, मैटर का ही एक टाइप होता है। और इसको ये किस इफेक्ट पे बेस्ड होता है, इंडियन जो फिजिशियस थे सत्येंद्र नाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टाइन, इन्होंने इस पे वर्क किया था, और उन्होंने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को कब डिस्कवर कर लिया था, 1925 में, और इसलिए इसका नाम जो है इन दोनों के नाम पे ही पड़ गया, बोस और आइंस्टाइन के नाम पे। तो बोस आइंस्टाइन ने इसको डिस्कवर किया था, किसने, सत्येंद्र नाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, उनके नाम पे इसका नाम पड़ा है। और होता क्या है, ये एक न्यू स्टेट ऑफ मैटर होता है जो कब बनता है, एटम ऑफ गैस को बहुत लो डेंसिटी पे लोवेस्ट टेम्परेचर पे बनता है, ठीक है। उसके बाद आपको इसका टेम्परेचर याद रखना है, लो टेम्परेचर कितना टेम्परेचर पे बनता है, ये 2 × 10⁻⁷ 2 × 10⁻⁷ केल्विन, और इसको बनाया जाता है, इसमें सेवरल थाउजेंड एटम्स एक सिंगल एंटिटी बन जाते हैं, बहुत सारे थाउजेंड एटम एक सिंगल एंटिटी बन जाते हैं, जिसको हम सुपर एटम कहते हैं। और ये इफेक्ट किस किस पे देखा गया था, रुबिडियम और लिथियम पे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको अलग से क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, तो इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इज़ देयर एनी सिमिलैरिटी इन मटेरियल्स, मटेरियल्स में कोई सिमिलैरिटी होती है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, अच्छा एक क्वेश्चन और है गया अभी, 23 देखते पहले। 2 चिल्ड्रन आर एट ऑपोजिट एंड ऑफ एन एल्यूमिनियम रॉड, एक एल्यूमिनियम रॉड है, उसके एक एंड पे एक बच्चा है, दूसरे एंड पे दूसरा बच्चा है। उन्होंने क्या किया, एक एंड पे ना, एक एंड, 2 एंड है ना एल्यूमिनियम स्ट्राइक के, तो रॉड के, तो एक पे ना उन्होंने क्या किया, स्टोन से स्ट्राइक किया एक एंड पे, और फिर क्या पूछा है, रेशियो ऑफ टाइम निकालना है साउंड वेव का एयर और एल्यूमिनियम में, वो सेकंड चाइल्ड तक पहुंचने में कितना रेशियो आएगा, और साउंड की वेलोसिटी एयर में और एल्यूमिनियम की देर की, साउंड की एयर में 346 है और एल्यूमिनियम में साउंड की वेलोसिटी 6420 है। तो सबसे ज़्यादा साउंड की स्पीड किस में होती है, एयर में होती है, ये भी याद रखना। साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होती है, एयर में, कितनी होती है, सॉरी साउंड की स्पीड सबसे कम आपकी किस में होती है, एयर में होती है, फिर लिक्विड में होती है, और फिर गैसेज में सबसे साउंड की स्पीड गैसेस में सबसे कम होती है और सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा किस में होती है, याद रखना, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगी और गैसेस में सबसे कम होगी, ठीक है। तो साउंड को मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, साउंड एक मटेरियल वेव होती है, याद रखना, छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी। साउंड क्या है, एक मटेरियल वेव है जिसको मीडियम विच रिक्वायर्ड अ मीडियम, यानी मीडियम नहीं होगा तो ये ट्रैवल नहीं कर सकती साउंड वेव। वैक्यूम पे ये ट्रैवल नहीं करती है, ये भी याद रखना। साउंड वेव कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, वैक्यूम मतलब जहाँ एयर नहीं होगी वहाँ साउंड वेव ट्रैवल नहीं करेगी, क्योंकि साउंड वेव को चलने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। साउंड वेव नीड्स मीडियम टू ट्रैवल, इट कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, ठीक है। एयर में इसकी स्पीड 346 है, कम है, बट सॉलिड में या एल्यूमिनियम स्टील वगैरह में ज़्यादा होती है, ठीक है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है। तो इन्होंने पूछा है कि इसमें ना आपको क्वेश्चन में क्या दिया, एक एल्यूमिनियम रॉड है, ये एल्यूमिनियम रॉड है मान लो, यहाँ पे एक बच्चा है और यहाँ पे एक बच्चा है। इस एक बच्चे ने क्या किया, इस पर स्टोन से हिट किया एक तरफ। अब ये जब हिट किया होगा तो धीरे धीरे
जो हीट का साउंड है ये आपको पता है ना सॉलिड में सबसे ज़्यादा जल्दी चलता है। तो यहाँ पे पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं तो साउंड चलेगा चलेगा, इस बच्चे को सुनाई देगा। तो अब आपको पूछा है क्वेश्चन में कि जो साउंड ने टाइम लिया है एयर में और एल्यूमिनियम में, उसका आपको रेशो निकालना है जो सेकंड चाइल्ड तक पहुंचने के लिए। तो इसमें हमें ये पता है कि एल्यूमिनियम रॉड से जब साउंड जाएगा एक बच्चे से दूसरे बच्चे में, तो जो डिस्टेंस साउंड वेव एल्यूमिनियम में कवर करेगी वही डिस्टेंस तो एयर में भी कवर हो रहा होगा, है ना। तो यानी कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। और तो स्पीड, अगर मैं डिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम कवर्ड बाय लिख रही हूँ तो स्पीड साउंड की एल्यूमिनियम इनटू टाइम टेकन इन एल्यूमिनियम। और ऐसे डिस्टेंस एयर की बोल रही हूँ तो स्पीड कवर ट्रेवल साउंड इन एयर इनटू जो टाइम टेकन बाय एयर होगा। तो आपको ये स्पीड एल्यूमिनियम की ऐसे लिख देनी है और टाइम टेकन बाय एल्यूमिनियम इतना, ऐसी स्पीड ऑफ एयर ये इनटू टाइम, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल कर रहे हो ना आप, तो यहाँ पे डिस्टेंस एल्यूमिनियम का है तो स्पीड इनटू टाइम एल्यूमिनियम का लोगे, और यहाँ पे स्पीड इनटू टाइम एयर का लोगे। अब ये सिंपल फॉर्म में लिख देना। अब आपको कौन सा रेशो निकालना है, टाइम ऑफ एल्यूमिनियम का एयर के साथ टाइम। तो ये टाइम एल्यूमिनियम का यहीं रखो, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, टाइम को एक तरफ करना है तो इसको ऊपर रखो और ये टाइम यहाँ नीचे आ जाएगा। सेम ऐसे ये यहीं रहेगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। स्पीड आपको दोनों के क्वेश्चन में दे रखी है, एयर में साउंड की स्पीड 346 है और एल्यूमिनियम में इतनी है। अब इसको इससे डिवाइड करके देख लेना, 346 को 640 से, यानी कि 6420 अंदर रख देना और 346। वैसे तो ऊपर वाला नंबर अंदर रखते हैं, डिवाइड हमेशा ये करते हैं कि ऊपर वाला नंबर अंदर रखते हैं और ये वाला नंबर बाहर रखते हैं। लेकिन जब आप रेशो निकाल रहे हो ना तो आपका ये नंबर छोटा है और ये नंबर बड़ा है, तो आप इस बड़े नंबर को अंदर रख लो, ये इसको बाहर रख लो। तो इससे क्या होगा, 346 अपने टेबल में तो 1 पे आएगा और इस पे कब आएगा, जो यहाँ पे क्वोशंट आएगा उतनी टाइम आएगा। तो इसको जब आप इसे डिवाइड करोगे तो क्वोशंट यहाँ पे 18.55 आएगा। तो यानी ये 1 पे जा रहा है और ये इसके टेबल में इतने पे जा रहा है 18.5, तो ये रेशो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये ध्यान रखना, एल्यूमिनियम में जितना डिस्टेंस कवर कर रहा होगा साउंड वही डिस्टेंस तो एयर पे जा रहा होगा। तो एल्यूमिनियम का डिस्टेंस का फॉर्मूला और एयर का, फिर सिंबल फॉर्म में टाइम वाला रेशो अलग कर लेना और स्पीड वाला अलग। स्पीड आपको पता है तो वो रख दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा था क्वेश्चन नंबर 24, इज देयर एनी सिमिलैरिटी इन द मटेरियल। तो मटेरियल का सिमिलर होते हैं तो यस, मटेरियल सब के सब किससे बने हैं, या तो एक ही टाइप के एटम से बने या दूसरे टाइप के एटम मैटर से बने हुए हैं ना। जितने भी मटेरियल है या तो एक या दूसरे टाइप के मैटर से बने हुए हैं, और सारे मैटर में क्या होता है, मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो यानी सारे मटेरियल सेम होते हैं, क्योंकि उन सबके पास क्या है, मास भी और स्पेस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 25, 2 फ्रेंड्स ऑन रोलर स्केट्स आर स्टैंडिंग 5 मीटर अपार्ट फेसिंग ईच अदर। 2 फ्रेंड है रोलर स्केटर पे जो कि एक दूसरे से 5 मीटर दूर है, सेपरेशन उनका 5 मीटर है, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, 5 मीटर है। उनमें से एक ने क्या किया, बॉल 2 kg दूसरे की तरफ फेंकी, हु कैचेस इट, कौन से जो उसने कैच कर ली। हाउ विल दिस एक्टिविटी अफेक्ट द पोजीशन ऑफ 2, इस एक्टिविटी से दोनों की पोजीशन पे क्या इफेक्ट आएगा। तो देखो, जब वो बॉल फेंकेगा ना तो सेपरेशन जो होगा उनका, जो उनकी दूरी है ना वो 5 मीटर थी ना, तो अब वो बढ़ जाएगी, क्योंकि इनिशियली वो कैसे थे, रेस्ट पे थे। जब वो रेस्ट पे थे तो जो उनका मोमेंटम था वो 0 था। जब वो स्टार्टिंग में रेस्ट पे थे, यानी चल नहीं रहे थे, रेस्ट पे थे, तो उनका जो मोमेंटम है वो कैसा था, 0। मोमेंटम का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। कई बार मोमेंटम निकालने को आ सकता है, तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम की यूनिट क्या हो जाएगी, मास की यूनिट kg और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम की यूनिट भी याद कर लेना, kg मीटर पर सेकेंड होती है। मोमेंटम का फॉर्मूला mv होता है। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ये डेफिनेशन है, मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और यूनिट क्या होती है, kg मीटर पर सेकेंड। कैसे निकालोगे, मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देना। मास kg में होना चाहिए, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में होनी चाहिए। अगर नहीं दी है वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में, मान लो वेलोसिटी कई बार किलोमीटर पर आवर में दी होती है, तो आप क्या करोगे, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। मान लो ये 36 किलोमीटर पर आवर में दी है, तो ये 36 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये जो आंसर आएगा ये मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। तो कई बार इसको आपको मीटर पर सेकेंड में बदलना होता है वेलोसिटी को, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना, उल्टा करना मतलब।
ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें मैं एक्स्ट्रा और बता रही हूँ। तो हाँ, क्वेश्चन पे आते हैं। तो जब वो बॉल फेंकेगा तो उनके बीच की जो दूरी है वो बढ़ जाएगी। तो यानी कि पहले वो रेस्ट पे थे तो जो उनका मोमेंटम था वो जीरो था, क्योंकि वो रेस्ट पे थे तो वी जीरो थी, वी जीरो है, रेस्ट का मतलब वी जीरो, वी जीरो मतलब मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि एम को जीरो से मल्टीप्लाई करो तो जीरो आएगा। यानी जब रेस्ट पे होते तो मोमेंटम क्या होता है, जीरो होता है उस टाइम पे। तो अगर उनको अपना मोमेंटम कंजर्व करना है तो जब वो एक बॉल फेंकेगा तो वो पीछे की तरफ मूव करेगा, बैकवर्ड मूव करेगा। जब वो फेंकेगा तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए वो बैकवर्ड मूव करेगा। और जो सेकंड है उसको एक नेट फोर्स लगेगा, जब वो बॉल कैच करेगा तो वो भी क्या करेगा, बैकवर्ड मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा, इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो यानी कि जब कोई रोलर स्केट पे अगर डिस्टेंस पे खड़ा है तो अगर एक ने बॉल फेंका तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले वो रुके हुए थे तो उनका मोमेंटम जीरो था, लेकिन जैसे ही उन्होंने बॉल फेंकी तो बॉल फेंकने से क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो अगर मोमेंटम कंजर्व करना है तो जो फेंक रहा है उसको पीछे जाना पड़ेगा, और जो कैच करेगा उसको डायरेक्शन ऑफ फोर्स की तरफ बैकवर्ड मूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का चॉइस में क्वेश्चन है, टू बॉल्स ऑफ सेम साइज डिफरेंट मटेरियल, रबड़ और आयरन, उनको हमने एक स्मूथ फ्लोर पे रखा जो कि मूविंग ट्रेन पे थी। यानी एक मूविंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन थी, उसके फ्लोर पे हमने क्या किया, रबड़ और आयरन की बॉल्स को, जो अलग अलग मटेरियल से बनी है रबड़ और आयरन से, उनको हमने, बट साइज सेम है उनका, बट मटेरियल डिफरेंट है, एक रबड़ है और एक आयरन है, हमने फ्लोर पे रखा, चलती हुई ट्रेन के फ्लोर पे रखा। तो जब जैसे ही ब्रेक लगाया ना तो वो जो ट्रेन है वो रुक गई, ब्रेक लगाने से तो ट्रेन रुकेगी क्योंकि फ्रिक्शन आ गया है ना ब्रेक लगाने पे। ब्रेक लगाया तो यानी कि ट्रेन रुक जाएगी। तो विल द बॉल स्टार्ट रोलिंग, क्या बॉल अभी भी रोल कर रही होगी, किस डायरेक्शन में रोल कर रही होगी, पहले तो पूछा बॉल रोल करेगी, किस डायरेक्शन में रोल करेगी, क्या वो सेम स्पीड से चल रही होगी। तो इन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। तो देखो कैसे करोगे, तो देखो जब ट्रेन स्टार्टिंग में चल रही थी, है ना, जब ट्रेन चल रही होगी तो बॉल आपने यहाँ फर्श पे रखी होगी। तो जब ये ट्रेन चल रही है तो बॉल की टेंडेंसी भी क्या होगी कि ये भी रोल करे। जब ये चल रही है तो ये भी क्या करना चाह रही है, रोल करना चाह रही है। तो ये क्वेश्चन आपका इनर्शिया से रिलेटेड है। तो आप बोलोगे येस, बॉल विल स्टार्ट रोलिंग इन डायरेक्शन जहाँ पे ट्रेन मूव कर रही होगी, जिस साइड पे ट्रेन मूव कर रही है तो बॉल भी मूव कर रही होगी। तो जब जैसी ब्रेक लगेगा तो ट्रेन तो रेस्ट पे आ जाएगी, लेकिन इनर्शिया के कारण, ड्यू टू इनर्शिया, बॉल जो है वो तो मोशन में ही रहना चाहती, क्योंकि पहले तो ट्रेन चल ही रही थी तो बॉल भी ट्रेन पे से साथ चल रही होगी। बट जैसे ही हमने ब्रेक लगाया तो ट्रेन तो रुक गई, लेकिन ये अभी भी इनर्शिया है इसके पास। इनर्शिया क्या है, इनर्शिया एक टेंडेंसी है टू नॉट चेंज इट स्टेट, कि कोई भी चीज़ अपनी स्टेट को क्या नहीं करना चाहता, चेंज नहीं करना चाहता। यानी कि वो इफ़ दे आर इन मोशन, इफ़ बॉडी इन मोशन, इट वांट टू रिमेन इन मोशन। तो अगर बॉल्स मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है इनर्शिया के कारण। ठीक है, तो यानी कि ट्रेन चल रही थी तो ये भी चल रहे थे, तो इनर्शिया के कारण वो, उनकी टेंडेंसी क्या है कि वो मोशन में रहना चाहते हैं, लेकिन ब्रेक लगने पे ट्रेन तो रेस्ट पे आ गई, बट वो अभी भी इनर्शिया के कारण मोशन पे रहना चाहते हैं, इसलिए वो क्या करेंगे, वो रोल ही करेंगे किस डायरेक्शन में, जहाँ पे ट्रेन चल रही होगी। और उसके बाद आपसे पूछा था क्या इनकी स्पीड सेम रहेगी। तो देखो मास तो दोनों के सेम नहीं है, क्योंकि दोनों के, एक रबड़ की है और एक आयरन की है, तो एक भारी होगी और एक हल्की होगी। तो मास क्योंकि सेम नहीं है तो जो इनर्शिया है हमारा वो मास पे डिपेंड करता है। अगर मास जिसका ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। तो अगर मास डिफरेंट है तो इनर्शियल फोर्सेस भी डिफरेंट होंगे, वो भी सेम नहीं होंगे। तो दोनों बॉल्स पे इनर्शियल फोर्स अलग अलग लग रहे होंगे। इनर्शियल फोर्स अलग लग रहे होंगे तो उनकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, है ना। तो बॉल क्या है, डिफरेंट स्पीड से चलेगी। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपका उसमें से भी आता है, जब जैसे कोई बस चल रही है एकदम से वो ब्रेक लगते हैं तो जो लोग होते हैं वो बैकवर्ड मूव करते हैं। तो क्योंकि वो जब बस चल रही होती है तो उनकी टेंडेंसी इनर्शिया के कारण मूव करने की होती है। तो उनका जो लोअर पार्ट है वो तो मूव कर रहा होता है, और जो बैकवर्ड पार्ट है जैसे ब्रेक लगेगा वो पीछे की तरफ जाएगा, तो जर्क कहाँ लगेगा,
ठीक है, बैकवर्ड या फॉरवर्ड जर्क लगता है ना, तो वो वाला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एलिमेंट बोरोन अकर्स इन नेचर एज टू आइसोटॉप हैविंग एटॉमिक मासेस 10 यूनिट एंड 11 यूनिट। ये आइसोटॉप वाले क्वेश्चन हमने डिटेल में और क्वेश्चन पेपर्स में किए हुए हैं, तो प्लेलिस्ट की वीडियो ज़रूर देख लीजिए आप, उसमें 2-3 क्वेश्चन पेपर सॉल्व है, तो उसको आपको अच्छी तरह से ज़रूर करना है। उसमें मैंने बहुत डिटेल समझाया हुआ, जितने भी प्लेलिस्ट के अंदर क्वेश्चन पेपर और फिर जो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट वाले, आइसोटॉप भी उसमें है, तो आइसोटॉप को अच्छी तरह से पढ़िएगा, आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट के अंदर, डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको वो मिल जाएगा, नहीं तो चैनल पेज पे जाके साइंस की प्लेलिस्ट आप चेक कर लेना। और जो मिड टर्म और फाइनल एग्ज़ाम के जो पेपर है उनको भी ज़रूर ट्राई करिए, उनमें से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। तो एलिमेंट बोरोन है वो आइसोटॉप में मिलता है। आइसोटॉप का मतलब क्या होता है? एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ये मैंने डिटेल में आपको समझा रखा है उन क्वेश्चन पेपर्स में, तो वहाँ से आप देख लेना, या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको वो मिल जाएगा। तो आइसोटॉप का मतलब समझ आ गया, एटॉमिक नंबर सेम है बट डिफरेंट मास नंबर होता है। तो देखो, एटॉमिक मास इसका 10 यूनिट है, मास मैंने बोला ना डिफरेंट होगा बट एटॉमिक नंबर सेम होगा। तो बोरॉन का एटॉमिक मास एक का 10 है और एक का 11 है। अब इन्होंने पूछा है कि ये आइसोटॉप ना किस परसेंटेज में मिल रहे होंगे अगर उनका एवरेज एटॉमिक मास 10.8 है। तो कई बार तो एवरेज एटॉमिक मास आपको निकालने को आता है और कई बार उनको वो दिया होता है और उसकी परसेंटेज पूछी जाती है कि ये वाला आइसोटॉप कितने परसेंटेज में होगा और ये वाला आइसोटॉप कितने परसेंटेज में होगा। तो यहाँ पे आपको मान लो बोरॉन जो 10 वाला आइसोटॉप है वो उसकी परसेंटेज x है, और बोरॉन 11 की परसेंटेज अगर इसकी x है तो टोटल परसेंटेज तो 100 होती है ना, तो दूसरे की कैसे आएगी 100 माइनस x करके। तो अगर इसकी परसेंटेज x मानी मैंने बोरॉन 10 की, तो जो बोरॉन 11 है उसकी परसेंटेज 100 माइनस करके x को इसकी परसेंटेज में से 100 में से माइनस करके आ जाएगा। तो अब देखो एवरेज एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है 10.8, वो निकलता कैसे है? आप क्या करोगे, जो इसका एटॉमिक मास है उसको इसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि बोरॉन का जो एटॉमिक मास होगा बोरॉन के पहले आइसोटॉप का, उसको इसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस में पहले वाले की परसेंटेज, और फिर एटॉमिक मास सेकंड वाले का जितना भी होगा, जो 11 है ना, उसको उसकी परसेंटेज जो दूसरे वाले की परसेंटेज होगी उससे मल्टीप्लाई करना, तो आपका एवरेज एटॉमिक मास निकल के आ जाता है। तो कई बार तो आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना होगा, क्या एवरेज एटॉमिक मास। तो आप क्या करोगे, जब एवरेज एटॉमिक मास निकालना होता है तो परसेंटेज आपको क्वेश्चन में दे दी जाती है, तो उसके जो भी आइसोटॉप है, 2 आइसोटॉप होंगे, जैसे क्लोरीन 35 है तो उसका एटॉमिक मास 35 है और उसकी परसेंटेज दे देंगे, मान लो उसकी परसेंटेज आपको एक की 25% दी है तो परसेंट है तो 100 आ जाएगा। और दूसरा क्लोरीन का आइसोटॉप 37 है, 2 आइसोटॉप होते हैं क्लोरीन के, एक 35 होता है और एक क्लोरीन 37 होता है, बट एटॉमिक नंबर फिक्स होता है। मैंने क्या कहा, आइसोटॉप क्या होते हैं? आइसोटॉप मतलब जिसके एटॉमिक नंबर तो सेम, एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं और मास नंबर ऊपर लिखे जाते हैं। तो मास नंबर तो 35 है, एक का 37 है, क्लोरीन के 2 आइसोटॉप है 35 और 37। मास नंबर एटॉमिक नंबर तो 17 है बट मास नंबर डिफरेंट है, इसलिए आइसोटॉप्स है। ठीक है, मास नंबर हमेशा ऊपर लिखते हैं और एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लिखते हैं। कोई भी एक्स सिंबल में लिखा है तो यहाँ जो लिखा होता है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है और जो ऊपर लिखा होता है वो उसका मास नंबर होता है। ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे प्लेलिस्ट में करा रखे हैं, इनको जरूर देख लेना, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो मान लो एक्स है, यहाँ पे मान लो 6 और ये 12 है, तो अगर इस एक्स का एटॉमिक नंबर पूछा है तो एटॉमिक नंबर तो कितना है जो नीचे लिखा हुआ है, जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही प्रोटॉन होते हैं। ऐसी जो ऊपर लिखा होता है वो क्या होता है? मास नंबर होता है। मास नंबर कितना है इसमें? 12। और अगर आपको मान लो मास नंबर पता है तो मास नंबर का एक्चुअल में किससे बनता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर मास होता है, ये फॉर्मूला याद रखना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर मास। तो प्रोटॉन तो हमारे कितने हैं? जितना एटॉमिक नंबर है। तो न्यूट्रॉन कैसे निकल जाएंगे? मास नंबर 12 है, तो न्यूट्रॉन हमेशा कैसे निकलते हैं? मास नंबर में से प्रोटॉन को माइनस कर दो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाते हैं, तो यानी 6। तो यानी इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो जो न्यूट्रॉन होंगे वो निकल जाएंगे। एटॉमिक नंबर ये है, मास नंबर ये है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या निकल जाएंगे? न्यूट्रॉन निकल जाएंगे। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना, मास नंबर का प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिला के मास नंबर होता है। एटॉम का सारा मास कहाँ पे होता है? उसके मास उसके न्यूक्लियस पे होता है। एटम का मास कहाँ पे होता है? उसके न्यूक्लियस पे। अगर ये एटम है तो जो उसका न्यूक्लियस है उसके अंदर सारा मास होगा। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस किससे बना है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो क्योंकि न्यूक्लियस एटम का मास सारा
न्यूक्लियस में है तो मास किसके बराबर हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। तो ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है। एटम का मास कहाँ पे होता है, उसके न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस किससे बना होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। तो इसलिए मास किसके बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के। एटॉमिक नंबर कहाँ लिखा होता है, नीचे। मास नंबर कहाँ लिखा होता है, ऊपर। तो हाँ, अब हम बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास की। तो मैंने क्या कहा, क्लोरीन के 2 आइसोटॉप होते 35 37। तो मान लो क्लोरीन का एटॉमिक मास पहले वाले का 35 है, दूसरे वाले का एटॉमिक मास 37 है। इसकी परसेंटेज 25 है, तो समझ जाओ इसकी 25 है तो इसकी 75 आएगी, क्योंकि टोटल मिला के 100 होना चाहिए ना। तो अगर ये 25% तो ये 75% है। अब इसको अब अगर आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो ये आपने रख दिए मास, उनकी परसेंटेज रख दी, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस कर दो, तो क्या निकल जाएगा, इसका एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको एवरेज एटॉमिक मास दे ही दिया तो फिर से यही फॉर्मूला लगा दो, ये वाला जो भी मैंने बताया है। पहले का एटॉमिक मास परसेंटेज, दूसरे का एटॉमिक मास परसेंटेज, फिर प्लस कर देना। तो इसका एटॉमिक मास तो हमें 10 दिया हुआ था ना, तो 10। इसकी परसेंटेज नहीं दी है। अगर आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना होता है तो परसेंटेज दी होती है, बट अगर एवरेज एटॉमिक मास गिवन है तो परसेंटेज आपको माननी पड़ेगी। इसकी एक्स मानी, इसकी 100 माइनस एक्स आ जाएगी। तो ये परसेंटेज लिखोगे तो एक्स परसेंट हटाओगे तो 100 नीचे आता है ना। ऐसे 100 माइनस एक्स परसेंट है, ये एक्स परसेंट है, ये 100 माइनस एक्स भी परसेंट है। परसेंट जब हटेगा फॉर्मूले में तो अपॉन 100 आएगा, इसका भी परसेंट हटेगा तो 100 नीचे आ जाएगा। एंड बीच में क्या आ जाता है, प्लस। फॉर्मूला याद रखना, एवरेज एटॉमिक मास जो है इसका, उसको इसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करो, फिर ऐसे इसके मास को इसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करो, बीच में प्लस लगाना। और ये एवरेज एटॉमिक मास निकालना नहीं है, क्वेश्चन में दे रखा है। यहाँ तो हमें ये सब कुछ पता होता है, तो ये निकालना होता है सॉल्व करके। पहले मल्टीप्लाई करो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस करो। बट यहाँ पे ये एक्स निकालना है हमको। तो एक्स के लिए कैसे सॉल्व करोगे, देखो इसके अपॉन में भी 100 है, इसके अपॉन में भी 100 है, तो इन दोनों का एलसीएम 100 आ जाएगा ना, दोनों का 100। तो जो 100 नीचे एलसीएम में आएगा वो क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से 100 नीचे से हट जाएगा, यहाँ चला जाएगा। अब ऊपर जब नीचे 100 सेम है तो ऊपर तो एज इट इज़ आ जाता है ना, तो इसको 10x हो जाएगा और ये 11 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 11 इंटू 100 1100 और 11 इंटू एक्स 11x, एक माइनस का साइन है तो माइनस लग जाएगा। और जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो पहले 2 जीरो लगाना और बाद में एक नंबर के बाद क्या है, डेसिमल है ना यहाँ पे, तो पहले जीरो लगाना और फिर बाद में एक नंबर का डेसिमल लगा देना। तो ये 1080 आ जाएगा, पॉइंट के बाद जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये प्लस का 1100 जो है ये प्लस है ना, तो नंबर के पास यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। और 10x एक्स के साथ प्लस हो, ये एक्स के साथ प्लस माइनस हो जाएगा। ये प्लस का एक्स है, ये माइनस का एक्स है, तो प्लस का 10 माइनस का 11। तो 11 में से 10 को प्लस माइनस माइनस करोगे तो 1x बचेगा और साइन बढ़ेगा, बड़ा ये है। अब ये x यहीं रहेगा माइनस का और ये वहाँ चला जाएगा नंबर के पास। ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस कर देना और साइन जो बड़ा है, ये बड़ा है तो इसमें माइनस का साइन, दोनों में माइनस का साइन है तो कट जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। x मतलब बोरॉन 10 की परसेंटेज कितनी आ गई, 20। तो बोरॉन 11 की परसेंटेज 100 में से क्या कर दोगे, 20 को माइनस कर दोगे तो 80 आ जाएगी। तो एक क्वेश्चन तो आता है कि जब आपको एवरेज एटॉमिक मास दिया होता है तो आप मास को परसेंटेज x मान लेना, x/100, दूसरे का मास इसकी परसेंटेज ये मान लेना, और ये 100 एलसीएम को यहाँ से यहाँ भेज देना, और फिर ये जितना भी इक्वेशन को सॉल्व करना तो वो आता ही होगा आपको। बट अगर मान लो परसेंटेज दी होती है, जैसे क्लोरीन के केस में अगर आपको परसेंटेज दे दी तो मास सॉल्व होता ही होता है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, प्लस कर देना, तो एवरेज एटॉमिक मास रहेगा। तो एवरेज एटॉमिक मास का एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सेक्शन बी के क्वेश्चन सारे कंप्लीट होते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में सेक्शन सी के क्वेश्चंस करेंगे, तो वो आप उसके लिए वीडियो का वेट करना। एंड प्लेलिस्ट की वीडियो मैं ये बार बार कह रही हूँ, आपको अच्छी तरह से कर लेनी है, अच्छे मार्क्स चाहिए तो उसमें को टोटल मिला के 3 से 4 क्वेश्चन पेपर है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी साइंस की, तो उनको अच्छी तरह से कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए, और फॉर्मूले और यूनिट सबकी याद कर लेना फिजिक्स में। ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बाद में दोबारा कराऊंगी। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड लाइक भी कर देना। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेक्शन सी और डी आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए इसको अच्छी तरह से रिवाइज़ कीजिए। प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको मिल जाएगी।